हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पाथफाइंडर्स एकेडमी फॉर CAPF। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने फ़िलहाल एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है फास्ट ट्रैक कोर्स, और उस कोर्स में हम फिलहाल हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर अकेडमी द 2018 वॉज द ग्लोरियस ईयर फॉर आवर अकेडमी। एट दैट ईयर देयर वर 120 selections फ्रॉम आवर अकेडमी इन CAPF सर्विसेज। This is photo of our mentor, Dr. Prashant Jagtap. He is ex-assistant commandant CISF. About him, he is a passionate teacher, professional soldier, and qualified doctor and psychologist. He is an MBBS MA psychology by qualification and pursuing MA security and defense laws from Nalsar University of Law. He is a author of 3 best-selling books for CAPF assistant commandant preparation for McGraw Hill Publications. He joined CISF in 2014 after cracking UPSC CAPF assistant commandant in 2012 with All India rank 80. He has served in CISF for 5 years as assistant commandant. He has previously worked as medical officer on class 1 rank with Government of Maharashtra and as assistant lecturer in forensic medicines in RCSM Government Medical College, Kolhapur, Maharashtra. This is about me. My name is Utkarsh Tamboli. I have 2 years of the experience of both offline and online teaching format. I am preparing for the civil service examination with history as an optional subject. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हाउ देयर वॉज द डिफीट ऑफ द मराठाज एंड हाउ द ब्रिटिशर्स ग्रू इन द पावर इन द बंगाल रीजन। ओके, और उसके बाद हमने देखी थी लैंड सेटलमेंट्स। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द एंग्लो सिख वॉर, जो उस टाइम पे सिख थे। दोज वर द लास्ट वॉरियर किंगडम इन द इंडिया हु सर्वाइव्ड along with the ब्रिटिशर्स। पर अल्टीमेटली हुआ क्या, जो सिख एम्पायर था ड्यूरिंग द महाराजा रंजीत सिंह, तो बाद में हुआ क्या, उनके सक्सेसर जो थे वो थोड़े वीक हो गए। और उसी टाइम पे देयर वाज द वन ग्लोबल फिनोमेनन जिसको कहा जाता है ग्रेट गेम। ग्रेट गेम, तो ये जो ग्रेट गेम है ये हुआ था बिटवीन ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन जो था उस टाइम पे वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल एम्पायर था, एंड एट द सेम टाइम विथ हिज अपोनेंट जिसका नाम था रशिया। रशिया और ब्रिटेन, इन दोनों में जो था, जो पावर के लिए या फिर टेरिटोरी को इंक्रोच करने के लिए या फिर एक्वायर करने के लिए जो टसल चल रही थी, उसको कहा जाता है ग्रेट गेम्स। और ये स्पेशली कहाँ पे था, ये था मिडल ईस्ट में। और मिडल ईस्ट में होने की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनको नॉर्थ वेस्ट फ्रंट ऑफ द इंडिया, यानी कि आज का पाकिस्तान और वो वाला जो पूरा रीजन है वो सिक्योर करना इंपॉर्टेंट था। और उसी रीजन में एट दैट टाइम देयर वाज द सर्वाइविंग सिख एम्पायर। तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को सिख एम्पायर को क्रश करना था, उनको हराना था। ओके, तो अभी देखते हैं महाराजा रंजीत सिंह हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिख एम्पायर। उनका टाइम पीरियड है 1801 टू 1839। उन्हें कहा जाता है शेर पंजाब। ही बॉर्न इन 1780 टू द लीडर ऑफ सुरखेजिया मिसल ऑफ द सिख कॉन्फेडेरेंसी। अब हुआ क्या था, जो राइज ऑफ सिख हुआ था ड्यूरिंग द मुगल्स। ओके, तो जो सिख लोग थे वो अलग अलग ग्रुप्स में, यानी कि उसी को कहा जाता है मिसल। तो अलग अलग मिसल्स में देयर वर अराउंड 12 मिसल्स। तो इन 12 मिसल्स में वो रहते थे एक ब्रदरहुड के जैसे। और उन्होंने क्या किया था, कंबाइनली एक कन्फेडरेंसी तैयार की थी, और वो कन्फेडरेंसी के थ्रू पूरे के पूरे पंजाब रीजन में वहाँ पे रूल करते थे। और जो इनकी कन्फेडरेंसी थी वो बेस्ड ऑन इक्वेलिटी थी, और उनमें ब्रदरहुड भी था। ओके, सो अर्लियर क्या था, इनके बर्थ से पहले सब लोग इक्वल थे और मिसल जो थी वो अच्छी फंक्शनिंग हो रही थी। पर बाद में प्रॉब्लम क्या हुआ, जो इक्वेलिटी बेस्ड था मिसल का वो स्लोली डिक्लाइन होता गया। तो उसकी वजह से महाराजा रंजीत सिंह जो है उनको पता था कि अगर अपोनेंट के साथ सर्वाइव करना है तो कंपल्सरीली उनको यूनाइटेड होना पड़ेगा। तो उसके लिए महाराजा रंजीत सिंह उन्होंने क्या किया, ऑल द 12 मिसल जो थी सिख मिसल उन सबको यूनाइट कर लिया, एंड ही क्रिएटेड अ सिख एम्पायर। ही रेजिस्टेड मेनी अफगान इन्वेजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। ही रेजिस्टेड मेनी अफगान इन्वेजन्स एंड ऑल्सो कैप्चर्ड द एरिया अंडर them like Lahore, Peshawar, Multan. He was succeeded by his son जिसका नाम है खरक सिंह। तो here you can see the map of the Sikh empire। तो ये जो पूरा एरिया यहाँ पे you can see box, तो ये बॉक्स का जो पूरा एरिया है ये पूरा एरिया सिख एम्पायर के इन्फ्लुएंस के अंडर था। यहाँ पे यू कैन सी द सप्त सिंधु रिवर्स, ये सबसे फर्टाइल एरिया है। उसकी वजह से जो सिख एम्पायर था
वो बहुत सारा वेल्दी भी हो चुका था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो था वो बूम पे था उसके टाइम। आज के टाइम पे भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। ओके, तो उसके बाद हियर यू कैन सी सिख एम्पायर जो डार्क ग्रीन में है। थोड़ा सा फेड ग्रीन जो है उसमें 12 सिख मिसाइल्स दिए हुए हैं, पर वो जो है वो डार्क के अंदर चले गए थे। ओके, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, बट वो डार्क के अंदर चले गए क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह थे, इन्होंने जो 12 मिसल थे उन सबको यूनाइट करके सिख एम्पायर बनाया था। और जो फेंट ग्रीन में सबसे वो है वेसल्स, यानी कि सिख एम्पायर का जो इम्पैक्ट था वो कश्मीर में भी था, जम्मू में भी था और लद्दाख में भी था। ओके, तो ये पूरे एरिया तक सिख एम्पायर एक्सपांड हो चुका था। उसके बाद ब्रिटिश प्रोविंसेस इन पंजाब में, यानी कि ये वाला साइड जो है, ये वाले साइड में एट दैट टाइम देयर वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया एंड ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट्स इन पंजाब। ये जो पूरे रेड दिख रहे हैं, भागलपुर हो गया, ये हो गया, उसके बाद ये पटियाला है, उसके बाद ये सिलेट है, कांगड़ा है। तो दीज वर द ऑल प्रिंसिपालिटी, छोटे छोटे किंग्स थे यहाँ पे। तो ये पूरी की पूरी प्रिंसिपालिटीज जो थी देवर इन अ सब्साइडरी अलायंस ट्रीटी विद द ब्रिटिशर्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये सब्साइडरी अलायंस ट्रीटी के अंडर ब्रिटिश यूज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी एक्सटर्नल थ्रेट्स। ओके, तो ये पूरा उस टाइम का सिनारियो था। अभी ये जो रेड वाले स्टेट्स है ना, इनको और कहा जाता है, इनको कहा जाता है CIS सतलज स्टेट्स, यानी कि कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट सतलज के रिवर के बाजू में। यहाँ पे हियर यू कैन सी रिवर सतलज, तो इसके नीचे वाले थे। अभी हियर यू कैन सी भागलपुर। ओके, तो इतने जो भी CIS स्टेट थे जिनको ब्रिटिश प्रोटेक्ट कर देते, तो सतलज रिवर के साउथ में थे। ओके, देन अभी देखते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। टाइम पीरियड है उसका 1845 टू 1846। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो जिंदा थे अप टू द 1839। तब तक ब्रिटिशर्स ने कुछ मिस एडवेंचर नहीं किया था, क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट एज वेल एज मिलिट्री कमांडर। पर जैसे ही इनका डेथ हो गया उसके बाद जो सक्सेसर आए वो थोड़े से वीक निकले, एंड दैट्स वाई ब्रिटिश स्टार्टेड मिस एडवेंचरिंग विद द सिख स्टेट। ओके, तो हुआ क्या, देयर वॉज द मेजर ब्रॉड हु वॉज प्लेस इन अमृतसर एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी एजेंट इन 1843, यानी कि 2 साल पहले। देन एट दैट टाइम सिख फोर्सेस क्रॉस द सतलज इन December 1845 एंड टुक ऑफेंसिव पोजिशन अगेंस्ट द इंग्लिश फोर्सेस। तो यहाँ पे मैटर क्या हुआ था, जो हमने यहाँ पे देखा मैप, तो यहाँ पे सतलज के बिलो जो भी स्टेट्स थे यहाँ पे हमने देखे थे CIS सतलज स्टेट जिनको कहा गया है। ओके, तो ये जो स्टेट्स थे जनरली इससे पहले जब महाराजा रंजीत सिंह थे, एट दैट टाइम देयर वाज अ ट्रीटी ऑफ द अमृतसर जिसके अंडर ये डिसाइड हुआ था। ये ट्रीटी आई थिंक 1809 की समथिंग कुछ तो है। तो इसके अंडर डिसाइड हुआ था कि सतलज जो है दिस विल बी द बॉर्डर बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड सिख एम्पायर। तो दोनों भी एक दूसरे के बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेंगे। अब हुआ क्या, वहाँ पे ब्रिटिशर्स को पता था कि यहाँ पे उस टाइम पे महाराजा रंजीत सिंह है, तो ऑब्वियसली वो तो क्रॉस नहीं करने वाले। पर उसके बाद क्या हुआ, उनके डेथ के बाद वो थोड़ा थोड़ा सा इंक्रोच करने लगे। ओके, क्रीपिंग स्टाइल में वो थोड़ी थोड़ी सी लैंड को इंक्रोच करने लगे। इसकी वजह से हुआ क्या, जो महाराजा रंजीत सिंह के सक्सेसर थे वो इंस्टिगेट हो गए और उन्होंने डायरेक्टली सतलज रिवर जो है वो क्रॉस करके उन्होंने ऑफेंसिव पोजीशन ले ली अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस। और ये ब्रिटिशर्स को एक रीजन मिल गया टू स्टार्ट द वॉर अगेंस्ट द सिख। इन दिस वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, इंग्लिश गॉट विक्ट्री एट सोबरॉन। ये जो प्लेस है यहाँ पे उनको विक्ट्री मिली थी अलॉन्ग विथ वेरियस बैटल्स। मैंने पहले भी कहा था कि एक अगर वॉर है उसमें बहुत सारे मल्टीपल बैटल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और अल्टीमेटली द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वॉज एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर इन 1846। और ये जो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी उसमें बहुत सारे ऐसे कंडीशंस थी जो सिख एम्पायर को उस टाइम के ह्यूमिलेट कर दी थी। और इसकी वजह से हुआ गया, जो सिख एम्पायर था जो अर्लियर वेल्दी था ये वॉर की वजह से वीक हो गया। और इसी का मौका देख के फिर से इमीडिएटली आफ्टर दैट देयर वाज द सेकंड एंग्लो सिख वॉर, जिसके अंडर सिख एम्पायर जो था उसको टोटली एनेक्स किया गया था। अभी देखते हैं सेकंड एंग्लो सिख वॉर। द ह्यूमिलेशन कॉज बाय
फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वेयर इन द सिख एम्पायर हैड लॉस्ट सम टेरिटरी टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. Then Afghan forces under Dost Muhammad Khan had joined Sikh side in Second Anglo-Sikh War. क्योंकि ये जो दोस्त मोहम्मद था इसको रशियंस ने कहा था कि ब्रिटिशर्स जो है वो इनके कंट्री को या फिर इनके टेरिटरी को इनकरेज करने वाले हैं, उसकी वजह से उसने सिख एम्पायर के जो भी सोल्जर्स थे उनका साथ दिया. फाइनल बैटल वॉज फॉट एट गुजरात नियर चिनाब. वहाँ पे भी एक प्लेस है गुजरात नाम के, चिनाब के बैंक में. नॉट प्रेजेंट गुजरात. ओके, ये आज का गुजरात स्टेट नहीं है. उस टाइम पे वहाँ पे एक प्लेस थी जो चिनाब के बैंक पे थी. इन 1849 में देयर वाज द फाइनल बैटल इन द सेकंड एंग्लो सिख वॉर. दिस वोन बाय ब्रिटिश फोर्सेस. ब्रिटिश फोर्सेस ने सेकंड एंग्लो सिख वॉर भी जीत लिया. द पंजाब वॉज एनेक्स बाय द ब्रिटिश इन मार्च 1849 अंडर लॉर्ड डलहौसी, द वन ऑफ द यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया. इसी को लॉर्ड डलहौसी जो है इसी को कहा जाता है द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया. फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए थे. लाइक उसने ट्रेन लाई थी, उसके बाद उसने क्या बोल सकते हैं उसको, पोस्टल सिस्टम था, उसके बाद टेलीग्राफ था. उन सब चीज़ों का इंडिया में जो एक्सपेंशन था और उनको अलग अलग तरीके से इनोवेट करना, उसके इम्प्लीमेंटेशन करना, वो सब चीज़ें ये बंदे ने की थी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये बंदे ने दी थी in the contribution of the archaeological survey of India. ये बंदे ने ASI जो था ये बाद में चला हुआ था, पर इसके टाइम पे ये जो ASI ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन को राइज होने के लिए जो भी सपोर्ट बेस लगता था ये सपोर्ट बेस दिया था लॉर्ड डलहौसी ने. ओके, एंड अल्टीमेटली देयर वाज अगेन ट्रीटी ऑफ लाहौर जिसके अंडर सिख एम्पायर जो था उसको टोटली एनेक्स किया जा चुका था. एंड दिस वाज द एंड ऑफ द लास्ट वॉरिंग किंगडम या फिर इंडिपेंडेंट किंगडम इन द इंडिया हु वाज नॉट अंडर द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस. अभी रखते हैं रिवॉल्ट ऑफ द 1857. सबसे पहले कॉजेस, उसमें भी पॉलिटिकल कॉजेस क्या क्या थे. लॉर्ड डलहौसी वॉज द गवर्नर जनरल इन इंडिया टिल 1848 to 1856. अंडर हिम द ब्रिटिश फॉलोड द एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी इन इंडिया. जैसा कि हमने अभी यहीं पे ऊपर देखा था कि उसने सिख एम्पायर को एनेक्स कर दिया था. देन डलहौसी थॉट हिज पॉलिसीज हैड एडेड कंसिडरेबल टेरिटरी इन ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन रीच इट्स क्लाइमैक्स व्हेन ही implemented the policy of doctrine of lapse and annexed the Indian state on charge of misgovernance and absence of the heir. अभी इसमें होता क्या था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में, अगर कोई किंग है उसको अगर उसका बायोलॉजिकल एयर नहीं है तो वो जो स्टेट था वो ब्रिटिशर जो थे वो कैप्चर कर लेते थे. और बहुत बार ऐसा भी होता था कि बहुत सारे इंडिया में किंग्स थे उस टाइम पे छोटे छोटे जिन्होंने एडॉप्टेड एयर्स को यानी कि एडॉप्टेड सन वगैरह उनको अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया था. पर ये जो एडॉप्टेड सन्स थे या फिर एयर्स थे उनको अगर सक्सेसर बनाना है तो कंपल्सरीली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इनको परमिशन चाहिए थी. अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनको अलाउ नहीं करती है तो फिर अगेन अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वो जो स्टेट था वो स्टेट फिर से एनेक्स किया जाता था बाय द ब्रिटिशर्स. तो ऐसे कौन से स्टेट थे वो अभी देखते हैं. मेजर जो स्टेट थे उसने 8 ईयर्स में डलहौजी ने उनको एनेक्स किया था. सबसे पहला सातारा इन 1848, देन संबलपुर 1850, झांसी 1853, देन नागपुर 1853, जयपुर 1849 एंड भगत 1850. अगेन ऊपर का जो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि सिख एम्पायर वो भी उन्हें एनेक्स किया था. So here you can see the hotspots of the 1857 revolt. कहाँ पे था? सातारा, then दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना, अर्रा, बरकपुर एंड कलकत्ता. अब यहाँ पे देखोगे तो मेनली ये नॉर्थ इंडिया का गैंगेटिक प्लेन वाला बेल्ट है, यानी कि साउथ इंडिया जो था स्पेशली साउथ ऑफ द डेक्कन, ये पूरा का पूरा इंडिया जो था ये रिवॉल्ट से अलूफ था, यानी कि ये रिवॉल्ट से अछूत था.
साउथ ऑफ द डेक्कन जो भी टेरिटरी थी, स्पेशली यहाँ पे मद्रास नाम का जो प्लेस था उनका, वो वन ऑफ द सिक्योर था एट दैट टाइम। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ, इतने सारे जो अलग अलग जगह पे रिवॉल्ट हुए थे उसका सेंट्रल लीडरशिप कोई नहीं था। और उसकी वजह से हुआ क्या, तो यहाँ पे था बॉम्बे, यहाँ पे था बॉम्बे, यहाँ पे था कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में वो साइड में थोड़ा बहुत रिवॉल्ट हुआ भी होगा, पर बॉम्बे के फोर्सेस, बॉम्बे के आर्मीज एंड मद्रास की आर्मीज, ये दो आर्मीज जो थे ये यहाँ पे फ्री थी। तो उसकी वजह से ये दो आर्मीज ने क्या किया, मार्च किया नॉर्थ में। एट द सेम टाइम ऐसा कहा जाता है कि कुछ ब्रिटिश फोर्सेस जो थे वो अफगानिस्तान में लड़ रहे थे विद द रशिया, तो वो भी यहाँ से आ गए। सो थ्रू दिस टू वे प्रोग्रेशन उन्होंने जो 1857 का रिवॉल्ट था उसको क्रश कर दिया। ओके, देन दिस पॉलिसी enraged the Indian rulers against the British government. Apart from the doctrine of lapse, titles and pension of some Indian princes were confiscated. यानी कि होता क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर अगर कोई स्टेट जो है उसको एनेक्स किया जाता था तो उसका जो बूढ़ा रूलर होता था उसको पेंशन या फिर टाइटल दिया जाता था। तो वो भी टाइटल जो थे या फिर पेंशंस थी वो लॉर्ड डलहौसी ने बंद करवाई थी। देन द पेंशन ऑफ द बाजीराव टू, जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उस टाइम का वो पेशवा था। सन नाना साहेब वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ द बाजीराव, वॉज डिसकंटिन्यूड आफ्टर हिज फादर्स डेथ एंड रानी ऑफ द झांसी हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ हर राइट टू रूल इन वायलेशन ऑफ द रिकॉग्नाइज हिंदू लॉ। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो जो क्वीन ऑफ झांसी थी उसका कोई जो एयर था वो माइनर था, माइनर एयर होने की वजह से ब्रिटिशर्स ने वो माइनर एयर को परमिशन नहीं दी थी और झांसी को भी अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एनेक्स किया था। डलहौसी फर्दर प्रपोज टू एबॉलिश द टाइटल ऑफ द मुगल एम्पर, यहाँ तक कि जो मुगल एम्पर था जो ऑल इंडिया रिकॉग्नाइज हो चुका था कि ही इज अ पॉलिटिकल हेड ऑफ द इंडिया एट दैट टाइम, तो उसके टाइटल लेने तक बात चली गई थी आफ्टर डेथ ऑफ बहादुर शाह। यानी कि बहादुर शाह को उसने लास्ट मुगल एम्पर डिक्लेयर कर दिया था। अब देखते हैं इकोनॉमिक कॉजेस क्या है। द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एडवर्सली अफेक्टेड एवरी सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, देयर वर 3 रेवेन्यू पॉलिसीज जो सब सेक्शन को अफेक्ट कर रही थी उस टाइम पे। द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया टू देयर एडवांटेज एंड ड्रेन हर वेल बाय क्रिपलिंग द इंडियन ट्रेड। इंडियन ट्रेड उस टाइम पे फ्लोरिशिंग था बिफोर द ब्रिटिशर्स, एंड इंडस्ट्री ये भी उस ब्रिटिशर्स के आने से पहले फ्लोरिशिंग थी, तो इसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और अल्टीमेटली इनको रूइन करके इंडिया के ट्रेड और इंडस्ट्री को टोटली माइनस जो वैल्यूज रहती है वो माइनस वैल्यूज में एक काइंड ऑफ कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। देन अंडर द ब्रिटिश इंडिया टर्न इनटू कॉलोनियल इकोनॉमी टू सर्व ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट्स, यानी कि ब्रिटिश के जो भी कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट थे उनके लिए एज अ सोर्स का या फिर रॉ मटेरियल का काम करने वाली एक कॉलोनी बन चुका था इंडिया। ओके, इंडियन रिसोर्सेस वर अनएब्रिशली एक्सपोर्टेड टू लंडन टू प्रमोट द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। कंसिक्वेंटली द कंट्री वॉज रिड्यूस्ड टू पॉवर्टी एज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर ruined, जो मैंने अभी कहा था। देन मेनी पीपल वर रेंडर्ड जॉबलेस, देयर वॉज द आउट क्राउडिंग ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर आफ्टर द हाई रेवेन्यू डिमांड, इट वॉज ऑल्सो क्रिपल्ड। एग्रीकल्चर सेक्टर जो था ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि वहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, यानी कि लोग ज़्यादा है, उसका मतलब ब्रिटिशर को लगा कि एग्रीकल्चर अभी ग्रो हो रहा है, तो उसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा टैक्सेस लगाना चालू कर दिए सो दैट उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, वो वहाँ पे जो था वो एक काइंड ऑफ मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट जो थी वो काइंड ऑफ थिंग हो चुकी थी और उसकी वजह से ज़्यादा टैक्सेस की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्रिपल हो गया। बोथ पीजेंट एंड जमींदार वर पुश्ड बाय ब्रिटिश टू प्रोड्यूस मोर टू अप्रोप्रिएट द मैक्सिमम रेवेन्यू, यानी कि यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी वो लूटने की थी। ओके, और जो लूट नाम का वर्ड है वो भी हिंदी से ही गया है इन द इंग्लिश, लूट नाम का, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्ड है, प्लंडर को सिनोनिम। द वेरियस रेवेन्यू सेटलमेंट्स वर डिजाइन टू बेनिफिट द गवर्नमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट जो हमने कल के लेक्चर में देखा था लास्ट लेक्चर में, एंड डिस्प्लेड द टोटल डिसरिगार्ड
फॉर द कल्टिवेटर्स, यानी कि कल्टिवेटर्स को टोटली इन्होंने एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया, उनकी कंडीशन बहुत बेकार थी, पुअर से भी पुअर होते जा रहे थे वो। उसके बाद देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से जो इमीडिएट कॉज कह सकते हैं वो था सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस एंड मिलिट्री कॉजेस। दीज वर द इमीडिएट कॉजेज जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ। द ब्रिटिश लुक डाउन अपॉन द इंडियन एज इंफीरियर रेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड देम रेशियली एट एवरी स्टेप। यहाँ पे एक कंसेप्ट थी जिसका नाम है व्हाइट सुप्रीमसी, यानी कि जिनकी स्किन वाइट है दे आर द सुप्रीम देन अदर पीपल्स। और एक दूसरा था जिसको कहा जाता है वाइट मैन्स बर्डन। ये एक पॉलिसी थी व्हाइट मैन बर्डन्स नाम की। तो ये पॉलिसी के अंडर क्या था, ब्रिटिशर्स ये कहते थे या फिर व्हाइट स्किन वाले जो भी इंपेरियलिस्टिक या फिर कॉलोनियलिस्टिक जो भी मास्टर्स थे वो क्या कहते थे, जो व्हाइट पीपल है उनको गॉड ने खुद भेजा है किस चीज़ के लिए, तो जो भी अनसिविलाइज एरिया है वर्ल्ड के पूरे अलग अलग हिस्सों में जो भी अनसिविलाइज एरिया है उसको सिविलाइज करना है, एंड दिस इज अ बर्डन ऑन द व्हाइट मैन, एंड दैट्स वाई दिस थेरी व्हाइट मैन्स बर्डन नाम की ये जो थेरी है ये यहाँ पे इवॉल्व हुई थी। ओके उसके बाद और एक चीज़ है, और एक थेरी जिसको कहा जाता है सोशल डार्विनिज्म नाम का। सोशल डार्विनिज्म, डार्विन ने क्या कहा था, जो भी क्या बोल सकते हैं कैपेबल है वो सक्सेसफुल होगा और वो वहाँ पे क्या बोल सकते हैं सर्वाइव करेगा। तो ब्रिटिशर्स का बोलना था सोशली ब्रिटिशर्स या फिर व्हाइट स्किन वाले ऐसे लोग हैं जो हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई देयर वाज द न्यू राइज ऑफ द थ्योरी ऑफ द सोशल डार्विनिज्म। ओके देन इंडियंस वर नॉट अलाउड at many places such as railway compartment, public places, hotels, then were specially reserved for the Englishman, reservation था। This racial arrogance of the British hurt Indian masses most and they began regard the Englishmen as the worst enemies। अर्लियर जो था जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उस टाइम पे इतना कुछ सेंस नहीं था इंडियन मासेस को, पर जैसे ही उन्होंने अपने रंग दिखाना चालू कर दिया तो दे बिकेम द वर्स्ट एनिमीज ऑफ द इंडियन मासेस। The attempt to bring the social reform in India by British was not liked by the general public. The social legislation on the evil such as sati, infanticide, remarriage of widows, etc. were the considered as the interference in the religious matter of the India about the Englishman knew nothing. यानी कि आउटसाइडर इन्फ्लुएंस जो था वो फील किया जा रहा था इन द इंडियन सोसाइटी एंड रिलीजन। द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन, the propagation of the work of Christian missionaries and changing of Hindu laws of property with view to facilitate the conversion of Hindu to Christianity alarmed many Orthodox Indians. They fear that these practices would upset the socio-religious order of the traditional Indian society. इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो उनको ये लगता था कि ये जो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज है जिनके बारे में ब्रिटिश कुछ नहीं जानते, क्यों वो इंडिया के ट्रेडिशन में इन्वॉल्व की गई या फिर इंक्लूड की गई है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा, ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस जो है या फिर इंटरफेरेंस जो है वो उनके सोशो रिलीजियस मैटर में ऐसा ही चलता रहा, तो जो भी इंडिया में उस टाइम पे सोशो रिलीजियस ऑर्डर थी वो टोटली अपसेट हो जाएगी। यानी कि जो प्रॉपर ऑर्डर था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में वो टोटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रश हो जाएगा ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी। ओके अभी देखते हैं मिलिट्री कॉजेस। डिससेटिस्फैक्शन वॉज वाइड स्प्रेड अमंग द मिलिट्री रैंक एंड फाइल अंडर ब्रिटिश। देयर वॉज ग्रेट इनइक्वालिटी इन ट्रीटमेंट बिटवीन द इंडियन एंड द ब्रिटिश काउंटर पार्ट इन टर्म ऑफ द सैलरी। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स जो थे वो खुद को सुपीरियर मानते थे तो ज़्यादा सैलरी देते थे, इंडियंस को कम सैलरी देते एंड अदर बेनिफिट्स। There was also disparity in number between the Indian and European troops, as the latter number far less than Indians। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर 100 इंडियंस है, 100 इंडियन सोल्जर, उनके ऊपर 2 या 3 ही सिर्फ वाइट लोग होते थे। स्टिल जो 100 को कलेक्टिवली मिला के जितना इनका पेमेंट नहीं था
उससे कई ज़्यादा पेमेंट इन लोगों का था. तो दिस वॉज द इनइक्वालिटी. देन मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन सोल्जर वर सेंट टू क्रीमिया, चाइना एंड ईरान टू फाइट वॉर्स ऑफ द इंग्लिश. और इंग्लिश जो खुद लोग थे जिनका खुद का वॉर था वो कभी भी वहाँ पे डायरेक्टली ऑन द फील्ड नहीं जाते थे या फिर कम जाते थे, पर इंडियंस को ही वहाँ पे भेजा जाता था. देन द इमीडिएट cause of revolt was introduction of new Enfield rifle and greased cartridges. तो वहाँ पे रूमर यानी कि अफवाहें फैली कि जो ग्रीस कार्टिजेस है उसमें पॉर्क या फिर जो पिग होता है उसकी स्किन और काउ की स्किन उसका ग्रीस लगा हुआ है. उसकी वजह से और होता क्या था, ये जो इनफील्ड राइफल थी और इसके जो ग्रीस कार्टिजेस थे, ये ग्रीस कार्टिजेस का ऊपर वाला जो ग्रीस का पार्ट होता था उसको दांतों से निकालना पड़ता था और उसके बाद जो बारूद होती थी वो इनफील्ड राइफल में डाली जाती थी. तो उसकी वजह से गाय जो थी काऊ वो हिंदूज के लिए पवित्र थी और जो पिग है वो मुस्लिम के लिए अपवित्र था. उसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज जो थी वो इसकी वजह से हर्ट हो चुकी थी. द फर्स्ट साइन ऑफ अनरेस्ट appeared in 1857 at Barakpur in Bengal. A sepoy, Mangal Pandey, on 25th March 1857 killed senior officer on parade and started the revolt. यहाँ पे रिवॉल्ट चालू होता है. उसके बाद 10 मई को फिर अल्टीमेटली सब लोग दिल्ली चलो नाम की जो स्लोगन्स है वो देना चालू करते हैं. अभी देखते हैं द स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट. द रिवॉल्ट स्प्रेड टू बरहामपुर इन बंगाल. Okay. Then 24th April 1857, about 90 men of a native cavalry station at Meerut refused to accept greased cartridges. 85 of them, 95 में के 85 were dismissed and sentenced to 10 years of imprisonment. क्यों उन्होंने जो उसके सीनियर्स थे या फिर हेड था उनके ऑर्डर्स नहीं माने थे एंड दे रिफ्यूज द ग्रीस कार्टिजेस उसकी वजह से. और ये जो चीज़ थी ये सब तरफ फैल गई कि जो ब्रिटिशर्स है वो सबको ऐसे ही डिसबैंड या फिर डिसमिस कर देंगे और अल्टीमेटली उनको इम्प्रिजनमेंट के जो 10 ईयर्स है उसके लिए भी कंपलसरी पनिश कर देंगे. दैट काइंड ऑफ रूमर्स वर ऑलरेडी स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन द नॉर्थ इंडिया. देन अभी देखते हैं सेंटर्स इंपॉर्टेंट. दिल्ली जीता किसने? जॉन निकोल्स ने. दिल्ली में कौन था? वहाँ पे था बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल एम्पर. अल्टीमेटली हुआ क्या, बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया और उसका जो यंग बेटा था उसके सामने उसको शूट किया गया. ओके और यहाँ पे होता है फिर एंड ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया. ऑन 12th May दिल्ली वॉज सीज्ड एंड बहादुर शाह टू वॉज प्रोक्लेम द एम्पर ऑफ इंडिया. द रियल कमांड वॉज इन द हैंड ऑफ बख्त खान, जनरल बख्त खान. ही वॉज ए जनरल who had led the revolt at बरेली. बरेली से वो वॉक करते करते मार्च करते करते दिल्ली तक आया था एंड ब्रॉट द ट्रूप्स टू दिल्ली. देन सेकंड इंपॉर्टेंट सेंटर वॉज कानपुर. कानपुर में कौन था? नाना साहेब. नाना साहेब वॉज द सन ऑफ बाजीराव टू जिसके टाइम पे मराठा एम्पायर जो था वो खत्म हो चुका था. तो नाना साहेब को डिफीट करने के लिए जिसको भेजा गया था ब्रिटिश बंदा उसका नाम है जनरल हैवलॉक. तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? हैवलॉक ने जो कानपुर था वो जीत लिया और नेपाल में जो नाना साहेब थे उनको नेपाल भाग जाना पड़ा और अल्टीमेटली उनको हैंग किया गया. हियर द रिवॉल्ट वॉज लेड बाय नाना साहेब हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ पेशवा एंड गवर्नर ऑफ बहादुर शाह. यानी कि पेशवा जो था उसने भी बहादुर शाह जो था ही विल बी द अल्टीमेट पॉलिटिकल लीडर ऑफ द इंडिया ऐसा एक्सेप्ट किया था. और नाना साहेब के देयर वॉज वन टीचर जिनका नाम है तात्या टोपे. ही वॉज अ टीचर ऑफ नाना साहेब एज वेल एज क्वीन ऑफ झांसी. बट तात्या टोपे डिड मोस्ट ऑफ द फाइटिंग क्योंकि जो नाना साहेब थे वो नेपाल भाग गए थे. उसकी वजह से तात्या टोपे वॉज द एट लास्ट ओनली पर्सन. पर उनको भी उन्हीं के दोस्त ने बिट्री किया और अल्टीमेटली तात्या टोपे को भी हैंग किया गया. ओके द रिबेल्स वर डिफीटेड जनरल विंडहैम आउटसाइड द कानपुर. यानी कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स को भी डिफीट किया गया था और उसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सीनियर मेंबर था जनरल विंडहैम. देन इंपॉर्टेंट सेंटर आता है लखनऊ. यहाँ पे थे बेगम हजरत महल लेड रिवॉल्ट. द बेगम ऑफ अवध, शी वॉज द बेगम ऑफ अवध.
उनका बेटा था जिसका नाम है बिरजिस कादिर। तो इसको नवाब ऑफ द अवध ये जो टाइटल है ये देने के लिए बेगम हजरत महल एफर्ट कर रही थी, पर जो ब्रिटिशर्स थे अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो इसको मानने को तैयार नहीं थे। उसकी वजह से वो इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट हुई थी। द नवाब ऑफ अवध अगेंस्ट द विशेस ऑफ ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे हेनरी लॉरेंस द ब्रिटिश रेसिडेंट वॉज किल्ड इन लखनऊ। और इसके बाद हुआ क्या, जो हमने यहाँ पे देखा कानपुर में, तो ये बंदे को इधर फिर से आना पड़ा था। ओके, और यहाँ पे एक और बंदा था, इसका नाम है कैम्पबेल, कोलिन कैम्पबेल, कैम्पबेल। और ये बंदा जो है कोलिन कैम्पबेल, ये कानपुर में भी था। ओके, देन झांसी, झांसी में सभी को पता है रानी लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी, शी वॉज लीडर ऑफ द रिवॉल्ट। तो उसको डिफीट करने के लिए भेजा गया था यूरोज को, एंड शी डाइड इन अ बैटल। रानी लक्ष्मीबाई assumed the leadership of the mutiny after being defeated at Jhansi. She captured Gwalior and with the help of Tata Tope and the Afghan guard she continued fighting against the Britishers. सबसे लास्ट वाला इंपॉर्टेंट सेंटर जो था 1857 का वो था बरेली। वहाँ पे थे खान बहादुर खान। He proclaimed himself as a Nawab of Bareilly and led the revolt there. सो देयर वर द मल्टीपल रिवॉल्ट सेंटर्स, और अलग अलग इंपॉर्टेंट लीडर थे इंडिजीनियस, और उनको हराने वाले अलग अलग ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी थे। द कॉजेस ऑफ फेल्यूर, सबसे पहला कॉज द रिवॉल्ट वॉज हाईली लोकलाइज्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नॉर्थ इंडिया, जो हमने अभी मैप में देखा था। द रिवॉल्ट फेल्ड टू एम्ब्रेस ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे जो थे आइदर इंपॉर्टेंट सोल्जर काइंड ऑफ पीपल जो थे, जो मिलिट्री बैकग्राउंड से हटे थे, वो सोल्जर एंड जमींदार और रूलर्स, मेनली ये वाला सेक्शन था, सोल्जर, जमींदार और रूलर्स, जिनके पास मेनली उस टाइम पे आइदर पॉलिटिकल पावर होती थी या फिर इकोनॉमिक पावर होती थी। उस टाइम का जो कॉमन मास था, कॉमन मास तक ये पहुंचा ही नहीं था। देन रिवॉल्ट वॉज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड एंड लैक्ड कोऑर्डिनेशन प्लानिंग अमंग्स द लीडर्स, सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ये। द रिवॉल्ट वॉज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड एंड लैक, ये तो हो गया। दे ऑल्सो लैक्ड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे ये उनको पता ही नहीं था। हर एक के अलग अलग रीजंस थे, वहाँ पे कोई नेशनलिज्म का स्पिरिट ही नहीं था। ओके, ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना है। द ब्रिटिश हैड बेटर रिसोर्सेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रिटिश हैड बेटर रिसोर्सेज, क्योंकि ये पीरियड तक वहाँ पे रेलवेज भी आ गई थी, वहाँ पे टेलीग्राफ भी आ गए थे, वहाँ पे पोस्ट भी आ गए थे, पोस्टल यानी कि अपना पोस्ट ऑफिस वाले। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें होने की वजह से वहाँ पे कम्युनिकेशन जो था वो सक्सेसफुल रहा अगेंस्ट द ये अलग अलग जो रिवॉल्ट करने वाले थे उनके खिलाफ। और वहाँ पे रेलवे वगैरह होने की वजह से जो साउथ में ट्रूप थे, कहाँ कहाँ पे, बॉम्बे में और मद्रास में, वो जो ट्रूप थे रेलवे की वजह से इमीडिएटली नॉर्थ इंडिया में लाना आसान हो चुका था, एंड सक्सीडेड इन सप्रेसिंग द रिवॉल्ट। इसकी वजह से ब्रिटिश जो थे वो सक्सेस हुए रिवॉल्ट को सप्रेस करने में। ओके, अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट क्या क्या हुआ। सबसे पहला पॉलिसी चेंज, जो 1857 का रिवॉल्ट था उसके इमीडिएटली बाद देयर वाज द क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑन नवंबर 1858, और यहीं पे आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके बाद, इससे पहले क्या था, जो इंडिया का रूल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। इसके बाद जो इंडिया का रूल है वो गया ब्रिटिश क्राउन के पास, ब्रिटिश क्राउन के पास यहाँ पे रूल गया था आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, क्या क्या हुआ था, इंडिया वॉज टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इससे पहले गवर्नर जनरल ही था, और दूसरा कोई भी पोस्ट या फिर दूसरे कोई भी ऐसी पोर्टफोलियो नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ गवर्नर जनरल, वन मैन आर्मी था वहाँ पे। तो वहाँ पे एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम की नई पोस्ट क्रिएट की गई, एंड हिज 50 मेंबर्ड काउंसिल थ्रू वॉइसराय। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये बंदा हमेशा रहता था ब्रिटेन में, और वाइसराय जो होता था वो बंदा रहता था हमेशा इंडिया में। तो वाइसराय जो भी करेगा इंडिया में वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ कन्वर्जेशन करके ही करेगा, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा ये होगा वन ऑफ द MP यानी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द ब्रिटिश काउंसिल। तो इंडिया में जो कुछ भी होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन ब्रिटेन, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाइसराय
ये दोनों मिलके इंडिया में उस टाइम पे रूल करते थे. द गवर्नर जनरल बिकेम द वाइसराय. ओके, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन इन इंडिया. इससे पहले जो क्राउन था वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं होता था इंडिया में. इसके बाद क्राउन जो है वो डायरेक्टली इंडिया में रिप्रेजेंट होना चालू हो गया. और उसी के बाद देयर वाज द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू पॉलिसी जिसका नाम है पैरामाउंटेसी. इसके अंडर क्या था, जो ब्रिटिश क्वीन थी शी वॉज द अल्टीमेट रूलर ऑफ द इंडिया. और उसके अंडर फिर छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के वो आते थे. उसको कहा जाता है पैरामाउंटेसी. देन देयर वॉज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, यानी कि बंगाल और साउथ इंडिया में जो इंडियन सोल्जर्स के नंबर थे और ब्रिटिश सोल्जर्स के नंबर थे, इन दोनों में अलग अलग चेंजेस किए गए. ब्रिटिश सोल्जर के नंबर बढ़ाए गए, इंडियन सोल्जर के नंबर कम किए गए. उसके बाद देयर वाज आल्सो स्टार्टिंग ऑफ द न्यू पॉलिसी डिवाइड एंड रूल. उसके अंडर क्या हुआ, कम्युनल एंड रेशियल बिटरनेस जो था उसको फोर्सफुली बढ़ाना चालू कर दिया ब्रिटिशर्स ने. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे हुई थी. एंड दिस आल्सो बिकेम द कॉज ऑफ द टू नेशन थ्योरी जो जिन्ना की थी. टू नेशन थ्योरी उसके बैकग्राउंड में ऐसा कहा जाता है कि दिस वाज द ओरिजिन ऑफ द दिस काइंड ऑफ पॉलिसी डिवाइड एंड रूल वाली. ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट वाली, इंडिया में नेशनलिज्म का राइज, द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. इससे पहले इंडिया में नेशनलिज्म नहीं था. ये हमने देखा था कहाँ पे, 1857 के रिवॉल्ट में. क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब लोग एक चीज़ के लिए लड़ रहे थे. इनके पास अलग अलग अपनी अपनी चीज़ें थी. किसी को पेंशन नहीं मिल रही थी, किसी के एयर को परमिशन नहीं मिल रही, या फिर ब्रिटिश रिकॉग्नाइज कर नहीं रहे थे, या फिर किसी को वहाँ पे रूल करना था. और कुछ जो सोल्जर्स थे उनको जो ब्रिटिश उनके साथ डिफ्रेंशिएट करते थे वो डिफ्रेंशिएशन को ख़त्म करना था. ये अलग अलग कॉजेस थे. बट इन latter half of the 19th century there was the rise of Indian nationalism. There were struggles and battle against the British colonialism, but they were all confined to smaller areas. और इसमें ये बैटल जो है इनमें मेनली आते ट्राइबल रिवॉल्ट्स. ओके, पीजेंट रिवॉल्ट भी आते हैं पर वो बाद में आते हैं. मेनली इसमें ट्राइबल रिवॉल्ट्स आते. दो पॉलिटिकल यूनियन हैड ऑकर्ड इन द पास्ट अंडर द ग्रेट किंग अशोका एंड अकबर. मैंने पहले भी कहा है अशोका के टाइम पे 90% ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मौर्यज के अंडर था. और अकबर, औरंगजेब एंड मराठाज. अकबर और औरंगजेब के टाइम पे 95% ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मुगलों के अंडर था. और मराठाज के टाइम पे अराउंड 80-85% ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मराठाज के इन्फ्लुएंस के अंडर था टू एक्सटेंड. तो पॉलिटिकल यूनियन जो थी वो 3 बार हुई थी इंडियन हिस्ट्री में. सबसे पहला अशोका, उसके बाद अकबर एंड औरंगजेब, और सबसे लास्ट में मराठा. बट कल्चरल यूनिटी वॉज always seen and foreign powers always referred to it as a Indian subcontinent, Hind, as a being one entity. इससे पहले यानी कि ब्रिटिशर्स आने से पहले जो भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट था उसको हिंद कहा जाता था. एंड दिस वाज द वन एंटिटी. एंड ये जो वन एंटिटी थी वो कौन से सेंस में थी, वो थी कल्चरल सेंस में या फिर कल्चरल डायमेंशन में. पॉलिटिकली भले वहाँ पे मल्टी स्टेट सिस्टम था पर कल्चरली दिस वॉज द वन एंटिटी. ओके, तो ये चीज़ बाद में पता चलना चालू हो गया था जो इंडिया के पढ़े हुए लोग थे उनको. क्यों, क्योंकि आफ्टर 1834 देयर वॉज द स्टार्टिंग ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. और जो लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी ये आते आते बहुत सारे जो इंडियन लोग थे उन्होंने इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख लिया था. और नए नए आइडियाज़ जो थे वो उनके पास आना चालू हो गया था. और उस आइडियाज़ को उन्होंने क्या किया, इंडिया के जो ट्रेडिशंस थी उससे कंपेयर किया, उनको एनालाइज किया और अपना एक नया वर्जन, स्पेशली इंडियन हिस्ट्री का अपना नया वर्जन उन्होंने बनाना चालू कर दिया. एंड दिस स्टार्टेड द बेस फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. अभी देखते हैं और कौन से कॉजेस थे. सबसे पहला वेस्टर्न एजुकेशन, मैंने कहा था अभी मैक्यूले का जो माइन्यूट आया था 1834 में, तो उसकी वजह से वेस्टर्न एजुकेशन जो था वो इंडिया में आना चालू हुआ है. उसकी वजह से नए नए कंसेप्ट लाइक फैटर्निटी, लिबर्टी, इक्वेलिटी वाली अलग अलग कंसेप्ट जो है वो इंडिया में आना चालू हुआ था. उसके बाद वर्नेकुलर लैंग्वेज जो थी ये वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से हुआ क्या, जो लर्नड पीपल थे उनको पता चला कि लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है. तो उसकी वजह से उन्होंने द रिवाइवल ऑफ द वर्नेकुलर लैंग्वेजेस पे फोकस करना चालू कर दिया था यहाँ पे. देयर वॉज द एंड ऑफ ओल्ड सोशल ऑर्डर. ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि जो कास्ट सिस्टम था उसको
क्लास सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया था. ओके, अर्लियर कास्टिज्म था, कास्टिज्म के भी बेस में था चातुर्वर्ण सिस्टम यानी कि 4 वर्ण सिस्टम. तो इसको कन्वर्ट करके उन्होंने इकोनॉमिक बेसिस पे क्लास सिस्टम पे कन्वर्ट कर दिया उसको. देन सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन आ चुका था, ये नई नई कंसेप्ट आ रही थी, तो उसकी वजह से सब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि सोशियो रिलीजियस फील्ड जो है उसमें हम थोड़े बैकवर्ड है, तो उसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है. और सबसे सिंपल सा सबसे कॉमन एग्जांपल लेंगे तो इक्वेलिटी फॉर द वुमेन्स. दिस वाज अ बिग इशू एट दैट टाइम. देन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश. वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश लिखना है पढ़ने की काबिलियत की वजह से जो भी ब्रिटिश डॉक्यूमेंट होते थे, स्पेशली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, उनको पढ़ना भी इंडियन पीपल को आसान हो गया था. और उसकी वजह से ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो इंडियंस को समझ में आएगी, हाउ दे प्लंडर्ड इंडिया एंड हाउ दे आर प्लंडरिंग इंडिया. तो उसकी वजह से बहुत सारे बुक्स लाइक द ड्रेन ऑफ वेल्थ, ऐसे बहुत सारे बुक्स जो थे उस टाइम पे लिखे गए. देन पॉलिटिकल यूनिटी. इस टाइम तक अब इतनी सारी ऊपर की चीज़ें हो गई थी, उसकी वजह से हुआ क्या, अल्टीमेटली ये वाली चीज़ जो है एज अ रिजल्ट पॉलिटिकल यूनिटी वॉज स्टार्टेड राइजिंग एट दैट टाइम. और इसका डायरेक्ट जो हमें क्या बोल सकते हैं इसका एविडेंस मिलता है वो मिलता है 1885 में, जब एट दैट टाइम देयर वाज द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC. उसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये चीज़ें जो थी ब्रिटिशर्स ने उनके फ़ायदे के लिए बनवाई थी. बट अल्टीमेटली हुआ क्या, इनडायरेक्टली ये इंडियंस को भी फ़ायदा दे रही थी. भले ही रेलवे में इंडियंस को फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में बैठना या फिर ट्रैवल करना अलाउड नहीं था, बट स्टिल दे यूज टू ट्रैवल इन थर्ड क्लास. तो अल्टीमेटली हुआ क्या, जो ब्रिटिशर्स ने उनके फ़ायदे के लिए बनाया था वो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इंडियंस को भी सपोर्ट दे रहा था. ओके, देन देयर वॉज द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न प्रेस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मॉडर्न प्रेस. इसकी वजह से वहाँ पे देयर वॉज द राइज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ये जो फ्रीडम है उसका भी और उसके लिए भी वॉइसेस रेज होना चालू हो गया था. उसके बाद लॉर्ड लिटन्स पॉलिसी. लॉर्ड लिटन्स पॉलिसी, ही वॉज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1876 टू 1880. उसके टाइम पे ग्रेटेस्ट फैमिन हुआ था साउथ इंडिया में, एंड एट दैट टाइम देयर वॉज द ग्रैंड दिल्ली दरबार. इसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिश क्वीन थी उसको इंडिया में लाके उसका कोरोनेशन किया गया था एज द एम्प्रेस ऑफ द इंडिया. और ये जब चल रहा था ग्रैंड दिल्ली दरबार, उसी टाइम पे देयर वॉज द फैमाइन इन साउथ इंडिया. और उसकी वजह से बहुत सारे प्रेस जो पेपर्स थे उन्होंने वाइसराय को क्रिटिक्स किया था. इवन फॉरेन में भी जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उस टाइम पे उनको क्रिटिक्स किया गया था. उसके बाद लेगेसी ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857. ये जो रिवॉल्ट हुआ था 50 ईयर्स पहले, तो इस रिवॉल्ट को लोग तब तक भूले नहीं थे. देन इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये हुआ था ड्यूरिंग द लॉर्ड रिपन. जो लिटन था उसके जाने के बाद इमीडिएटली देयर वाज द न्यू वाइसराय जिसका नाम है लॉर्ड रिपन. तो उसने एक बिल लाया था इल्बर्ट बिल. तो एक्चुअल में होता क्या था, कंसिडर करो ये यूरोपियन जज है और ये इंडियन जज है. तो अगर कुछ इशू होता है तो यूरोपियन जो जज जो था वो ब्रिटिश या फिर यूरोपियन पीपल जो इंडिया में उस टाइम पे रहते थे उनको ट्राई कर सकता था, यानी कि उनको जो भी ट्रायल होगा उनका वो कैरी आउट कर सकता था. एज वेल एज वो इंडियंस को या फिर इंडियंस का भी ट्रायल जो था वो कैरी आउट कर सकता था. पर जो इंडियन जज था वो सिर्फ इंडियन का ही ट्रायल कैरी आउट कर सकता था. तो इल्बर्ट बिल में क्या था, इंडियन जो है वो ब्रिटिशर्स या फिर यूरोपियन जो लोग होंगे उनको भी ट्रायल कर सकता है, ये वाला प्रोविजन था. तो इस प्रोविजन के खिलाफ ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ा कैंपेन खड़ा किया था, स्पेशली इन द इंग्लैंड. वहाँ पे बहुत सारे फंड गोला क्या बोल सकते हो उसको कलेक्ट करना वहाँ पे चालू कर दिया था. फंड जो था वहाँ पे कलेक्ट होना चालू हो गया था. कहाँ पे, इंग्लैंड में. और उसी के साथ वहाँ पे पार्लियामेंट जो थी उस पर पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाना चालू कर दिया था. उसके बाद वहाँ पे देयर वाज द राइज ऑफ सिविल सोसाइटी एट दैट टाइम. तो ये सब पूरा का पूरा प्रेशर जो है जो ब्रिटेन में उस टाइम पे क्रिएट हुआ था, अल्टीमेटली रिपन को इस प्रेशर के अंडर झुकना पड़ा और ये इल्बर्ट बिल जो था ये ख़त्म करना पड़ा. और ये जो इल्बर्ट बिल की पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी इससे हमारे इंडिया के उस टाइम पे पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी. स्पेशली उन्होंने सीखा था हाउ टू बी ऑर्गेनाइज्ड. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो इंडिया में इससे पहले
ज़्यादा तौर पे देखने को नहीं मिलती थी, मतलब लोकल लेवल पे बहुत बार थी, पर नेशनल लेवल पे फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज द स्टार्टिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल और ऑर्गेनाइजेशनल माइंडसेट। और सबसे इम्पोर्टेंट, नेशनल मूवमेंट्स आउटसाइड द कंट्री। उसी टाइम पे जो अलग अलग कॉलोनियल पावर्स थे जिन्होंने दुनिया के अलग अलग कोने में अपने एम्पायर क्रिएट किए थे, तो वहाँ पे देयर वर द वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट्स जो थी, फ्रीडम मूवमेंट्स वो चल रही थी। लाइक क्या बोल सकते हैं, यूएस का फ्रीडम स्ट्रगल, उस टाइम तक यूएस के फ्रीडम स्ट्रगल पे बहुत सारी बुक्स जो थी वो इंडिया में आ चुकी थी। उसी के टाइम पे लैटिन अमेरिका में जो भी फ्रीडम स्ट्रगल्स चल रहे थे, उसी टाइम पे जो अफ्रीका था उसमें भी बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट चल रहे थे। तो ये सब मूवमेंट जो थे फ्रीडम स्ट्रगल के, उन्होंने इंडिया के नेशनलिज्म को क्या बोल सकते प्रमोट करना चालू कर दिया था। एंड ड्यू टू दैट देयर वॉज द राइज इन द नेशनल कॉन्शियसनेस। और अल्टीमेटली ये जो 12 पॉइंट हमने देखे, इसका अल्टीमेट रिजल्ट जो होता है वो होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। ओके, और इसके बाद बहुत सारे ऐसे अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी हुई थी, पर जो 12 हमने पॉइंट देखे उसका मेन जो फाउंडेशन या फिर उसका मेन जो अल्टीमेट रिफाइंड वर्जन जो है वो हम इसको कह सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। लेट्स सी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।